नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा नवम में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 के भाग 2 में हमने पढ़ा था इससे पूर्व फ्रांस की क्रांति के बारे में, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे इसके भाग 2 में जीने का संघर्ष। देखिए, फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। कितनी करोड़? 2.3 करोड़। इसका मतलब होगा 2.3 करोड़ का मतलब है 2 करोड़ 3 लाख, जो सन 1789 में बढ़कर कितनी हो गई? 2.8 करोड़, यानी 2 करोड़ 8 लाख हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में मांग काफ़ी तेज हो गई। तो जब हम, स्वाभाविक बात है कि जब अगर किसी भी क्षेत्र की अगर जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ के जो संसाधन हैं उनकी मात्रा की मांग भी बढ़ती है। तो इसी प्रकार वहाँ अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या थे? पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। जैसे जनसंख्या बढ़ी तो उत्पादन तो वहाँ का सीमित था, तो जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ? वहाँ पे जो लोगों के खाने का था, खाद्य यानी क्या खाते थे वो? पाव रोटी, उसकी कीमतों में तेज़ी से वृद्धि होने लगी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। वहाँ के जो ज़्यादातर कामगार थे, मजदूर थे, वो काम करते थे, कारखानों में करते थे, और उनका जो वेतन था, मजदूरी थी, वो कौन करता था? कारखानों के मालिक तय फिक्स करते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप धीरे अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। मतलब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी उस हिसाब से उन मज़दूरों की जो मजदूरी थी, यानी उनका जो वेतन था, उसमें वृद्धि नहीं हो रही थी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि गरीब और अमीर लोगों के बीच में खाई चौड़ी होती गई, यानी उनमें दूरियां बढ़ती गई, अविश्वास पैदा हो गया। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। अगर ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर मान लीजिए कोई अकाल पड़ जाता, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती, तो स्थिति और बद से बदतर हो जाती। कहने का मतलब उनकी स्थिति और ख़राब हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। जब भी कहीं किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आता है तो वहाँ के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, यानी फसल नष्ट हो जाती है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। तो जो ये ऐसे संकट थे रोजी रोटी की, जीवन यापन करने के, ये ऐसे संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में आम बात थी। यहाँ पे शब्द आया है, देखो, नए शब्द के रूप में जीविका संकट। तो जीविका संकट क्या होता है? तो ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे, उन्हें जीविका संकट, ऐसी स्थिति में जीविका संकट आ जाता है। कहने का मतलब कि व्यक्ति को अपना जीवन चलाना भी भारी पड़ जाए, उसको न्यूनतम से न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं हो, तो वो कहलाएगा जीविका संकट। अनाम का मतलब है जिसका हमें नाम मालूम नहीं हो। एक तरह से ये एकल शब्द है। देखिए आगे, अब हम यहाँ पढ़ेंगे हम जीविका के संकट, व्यक्ति के जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से
चित्र के माध्यम से बताया गया है कि जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी किसान की फसल खराब हो गई किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, तो क्या होगा? जब फसल खराब हो जाएगी तो अब जो उस क्षेत्र के गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, जो उनका खाद्यान्न पदार्थ है, जैसे यहाँ पे पाव रोटी बताया गया है, तो जब फसल खराब हो जाएगी तो मज़दूरों को पैसा नहीं मिलेगा, तो जो उनका खाद्य पदार्थ था पाव रोटी, वो उसको नहीं खरीद पाएंगे। इससे क्या होगा? जब व्यक्तियों को खाने के लिए पाव रोटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? इससे क्या होगा? उनको वो कमज़ोर होंगे, उनकी बीमारियां फैलेगी। आई समझ में? और वो कमज़ोर हो जाएंगी, कार्य करने की क्षमता उनकी कम हो जाएगी। इस प्रकार से उनका जीविका संकट उनके सामने उत्पन्न हो जाता है। देखिए आगे, उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। देखो, ऐसी स्थिति नहीं है कि पहले भी ऐसे स्थितियाँ आ चुकी थी कि कर बढ़ने से या कोई प्राकृतिक आपदा आने से या अकाल के समय किसान और कामगार पहले भी क्या कर सकते थे? विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। उनके सामने ऐसी स्थितियाँ पहले भी आ चुकी थी, लेकिन उनके पास इस परिस्थितियों से निपटने के लिए कोई साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। तो ये जिम्मेदारी किन लोगों ने उठाई? तीसरे स्टेट के ऐसे समूह जो समृद्ध थे आर्थिक स्थिति से और जो शिक्षित थे, ऐसे लोगों ने ये इसका बीड़ा उठाया। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता था। 18वीं सदी में फ्रांस के अंदर एक नया वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है। 3 वर्ग के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो जिसमें पादरी वर्ग था और तृतीय वर्ग के अंदर मजदूर वगैरह थे, व्यापारी वर्ग वगैरह थे। तो इन्हीं के बीच में एक मध्य वर्ग का उदय हुआ 18वीं सदी में, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। तो ऐसे वर्ग ने समुद्री व्यापार, ऊन और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन करके उन्होंने संपत्ति यानी धन एकत्रित किया। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। फ्रांस के अंदर जो ऊनी और रेशमी कपड़ों का निर्माण किया जाता था मध्य वर्ग के लोगों द्वारा, या तो उस कपड़े को निर्यात किया जाता था यानी दूसरे देशों को बेच दिया जाता था, या फिर समाज के जो अमीर लोग होते थे, समृद्ध लोग होते थे, उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल हो गए थे। तीसरे स्टेट में कौन कौन शामिल हो गए थे? इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा यानी मध्य वर्ग के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे लोग भी इनमें शामिल हो गए थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं,
होने चाहिए। इनका ऐसा मानना था कि समाज के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके पास जन्म से दिए गए विशेष अधिकार प्राप्त हो। कहने का मतलब जैसे कोई राजा है तो उसके आगे आने वाली पीढ़ी भी राजा बनेगी, ये ऐसा अधिकार किसी भी अधिकार व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। समाज में उसका क्या पद हो, उसका जो चयन है उसकी योग्यता के अनुसार हो। स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। यानी सभी के साथ सभी को स्वतंत्रता हो, सबको समान नियम मिले, सबको अपने उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो, ये परिकल्पना किसने दी? जॉन लॉक, जॉन और रूसे जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लोक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। लोक ने क्या किया? राजा के जो देवी और निरंकुश अधिकार थे उनके सिद्धांतों का विरोध किया, उनको गलत बताया। रूसों ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। रूसों ने एक विचार रखा जिसके अंतर्गत प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। देखो, एक और ये विचारक थे मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने जो अपनी रचना थी, इनकी किताब लिखी थी इन्होंने, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस किताब के अंदर कहा कि सरकार के अंदर 3 भाग होने चाहिए, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। इसके बीच में सत्ता का विभाजन की बात होना चाहिए, यानी इनके अलग अलग कार्य होना चाहिए। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। उपनिवेश का मतलब समझते हैं? उपनिवेश का मतलब है जब किसी छोटे क्षेत्र पर कोई बड़ा देश अधिकार कर लेता है, कब्जा कर लेता है, उसकी सारी शक्तियां उसके हाथ में आ जाती है, तो वो उसका उपनिवेश कहलाता है। तो इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेश ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर जो मॉन्टेस्क्यू का जो मॉडल था उसके अनुसार सरकार का निर्माण किया गया। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिक के विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार होता था। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि उनको अनपढ़ लोग भी समझ सके या सुन सके। सारे लोग तो शिक्षित होते नहीं थे। ऐसी स्थिति में अखबारों को और पुस्तकों को ज़ोर ज़ोर से उनका वाचन किया जाता था, पढ़ा जाता था, ताकि अशिक्षित लोग भी सुनकर उन बातों को समझ सके। इसी समय लुई सोल्वे द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से
विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। देखो इसी दौरान फ्रांस का शासक था लुई 16वां। उसने राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए वहाँ की जनता पर दोबारा से टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। ऐसी खबर को सुनकर वहाँ जो विशेष अधिकार वाली व्यवस्था थी उसके विरुद्ध वहाँ की जनता में क्या हो गया, आक्रोश हो गया, यानी गुस्सा भड़क गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके भाग 3 में हम आगे पढ़ेंगे।